हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। भर्ती बोर्ड क्या आपने ट्रेंड किया ट्विटर पर? भर्ती बोर्ड बहुत एक्टिव हो गया। कल भी एक्टिवली जवाब दिया और आज नोटिफिकेशन आ गया। ये कहा गया था कि इसी हफ्ते आएगा, पर ये नहीं पता था कि कल ही आ जाएगा। और हो सकता है ये कल ही आ जाता। बीच में एक दो डेट ही तो चेंज करनी थी, बाकी सब कुछ मुझे लगता है उनके पास तैयार रखा था। हो सकता है ये कल जो बीता है उसमें ही आ जाता, तो फिर ये लगता सबको कि ये जो ट्विटर अभियान चला है इसकी वजह से आज ही आ गया। वो ये तो रखे बैठे थे, शायद ट्विटर अभियान का वेट कर रहे थे। तो ऐसे आरोपों से शायद ये बचने की वजह से बोर्ड ने सोचा कि ठीक है, आज नहीं कल जारी करते हैं। तो फिर भैया आज जारी हो गया है। कुल मिलाकर के छोड़ो सारी बातों को, हमें बहुत अच्छी एक न्यूज़ मिल गई है कि यूपीएसआई की जो नोटिफिकेशन था, कितने 4543 पदों पर, वो आपके सामने है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। मैंने वो सारा पढ़ लिया है, एक एक बात पढ़ी है और बहुत क्लैरिटी से पढ़ी है। एक एक क्लैरिटी से आपको जवाब दूंगा, जो आपको स्पेशली वो बच्चे जो अगर यूपी में आप ओबीसी से हैं, यूपी में आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो बहुत ध्यान से आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। और एक और क्लैरिटी दी है कि जैसे कांस्टेबल के बच्चों ने कि जो सीट्स खाली रह गई थी तो उसमें वेटिंग लिस्ट का मुद्दा उठाया था, तो इसने साफ कर दिया कि हम वेटिंग लिस्ट लगाने वाले नहीं हैं। कि आप बाद में फिर रायता फैलाते हो, हम स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिख देंगे, फिर चाहे कोर्ट चले जाना, नोटिफिकेशन में दिखा दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट के लिए मना है। तो भाई पूरी नियमावली साफ और स्पष्ट कर दी है। अब तक कल भी बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भर्ती बोर्ड तो ऐसे पहले भी कह चुका है अप्रैल के लास्ट वीक में, लेकिन ऐसे इसी हफ्ते ऐसे ही भर्ती बोर्ड ने कह दिया है। बहुत सारे बच्चे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अब आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपके सामने है। आपके सर एग्जाम डेट भी आ गई है क्या? एग्जाम डेट को लेकर के बच्चे बड़े चिंतित हैं। भाई नोटिफिकेशन तो आया नहीं, उससे पहले ये पूछने लगते हो कि एग्जाम डेट क्या है सर। भाई एग्जाम डेट किस मंथ में होगा, क्योंकि आपका ना टारगेट्स होते हैं। इससे पहले कोई एग्जाम डेट का जिक्र नहीं था, सिर्फ ये था कि फॉर्म कब आएंगे सर। एक बार फॉर्म भर जाए, एग्जाम तो फिर होना तय है। हम फॉर्म के अंदर हो गए, फॉर्म भर गया, हम तसल्ली पूर्वक तैयारी करते रहेंगे। तो करते रहिए अब तैयारी, क्योंकि आपके सामने नोटिफिकेशन है। फॉर्म कब आएंगे, अगर आप इसकी मुझसे लो सॉरी एग्जाम कब होगा, तो इसका जवाब ना मैं दे सकता हूं, ना अभी भर्ती बोर्ड दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम 3 4 5 6 महीने बाद होता है, साल भर बाद होता है। हुए हैं ऐसा पहले भी, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही हो जाते हैं। लेकिन अब भर्ती बोर्ड ये तैयारी पहले से रखता है, एक कंपनी तैयार पहले से ही रखता है, तब फॉर्म निकालता है कि भैया आपको तुरंत एग्जाम कराना होगा। और पहले से एक एस्टिमेटेड दे दिया जाता है, इसमें 12 लाख 15 लाख फॉर्म आएंगे, उस हिसाब से एक टेंडर जारी कर दिया जाता है कंपनियों को, और कंपनी पहले से तय कर ली जाती है। तो हो सकता है आपको एग्जाम बहुत जल्दी इसका करा दिया जाए, और यह भी हो सकता है कि आपको 5 6 8 महीने आराम से मिल जाएं। तो दोनों संभावनाएं प्रबल है, तो इसलिए आपको हर संभावना को मानते हुए आपको एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बहुत जोर तोड़ से, क्योंकि यही इंतजार था आपका फॉर्म इसमें डल जाए और आप फिर तसल्ली पूर्वक तैयारी करें। तो वो समय अब आपका आ गया है। तो मेरे भाई 4200 ग्रेड पे की जॉब है, यूपी के अंदर दरोगा की नौकरी है, बड़े रॉब की नौकरी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। आज से, अभी से फॉर्म भर सकते हो, अर्थात 12/8 से ही आप फॉर्म भर सकते हो, और 11/9 यानी 11 सितंबर तक पूरे आपके 31 दिन हैं इस फॉर्म को भरने के। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि लास्ट डेट तक मत लेके जाइएगा फॉर्म को। मैं आपके लिए फॉर्म का एक एक कॉलम की कल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फॉर्म में भी गलती होती है। ओटीआर की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है इसी चैनल पर। अगर आप चाहते हो यूपीएसआई का ओटीआर के बाद बता दो एक एक फॉर्म का कॉलम कैसे भरना है, तो वो आपको बता दिया जाएगा, ताकि कोई गलती ना हो, फिर फॉर्म भर देना तुरंत। तो मैं कोशिश करूंगा कल ही एक फॉर्म का एक एक कॉलम पे मैं वीडियो लेकर के आ जाऊं, ठीक है। और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि, भाई ये आपको मालूम है कि वो उसी दिन भी हो जाता है। जमा किए गए शुल्क की समायोजन तिथि, छोड़ो इन सब बातों को। अब बात आ जाती है ये कि देखिए, जो आप नागरिक पुलिस जिसको कहते हैं, जो
थानों वाली पुलिस है उसके लिए पद है 4242। और जो योग है, मतलब अगर आप कहो कि भाई ये जो पद हैं ये किसके, प्लाटून कमांडर पीसी, ठीक है, और प्लाटून कमांडर बोलते हैं जिसको। तो ये प्लाटून कमांडर कौन से पद होते हैं, जैसे आप देखते हैं नागरिक पुलिस कांस्टेबल भी होते हैं, एक पीएससी की भर्ती होती है, तो पीएससी में जो सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है वो ये पद है, ठीक है। इसमें अनारक्षित कितने हैं वो सब कुछ बता के ये बताया 135 पद हैं, ठीक है। तो 4242 वो हो गए, 135 ये हो गए। और क्या है जी, एक और है प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणी विवरण। तो ये विशेष सुरक्षा बल है, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है, जो एसएसएफ इसको बोल देते हैं आजकल। और ये मेट्रो वगैरह में ज्यादातर लगाई जा रही है, जैसे लखनऊ मेट्रो चल गई है, नोएडा मेट्रो, तो वहां पर ये एसएसएफ की भर्ती है 60, ठीक है। क्लियर है कि ये कौन से पद हैं, ये जानना इसलिए जरूरी है और आपका हक है कि हमें प्रेफरेंस भरनी है फॉर्म में अभी, और प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी हर किसी को। 4 तरह की जॉब है। अब आप देखो घ में क्या है, महिला बटालियन एक बन रही है अलग से। आप ये मत मानना कि महिलाओं के लिए सिर्फ 106 है, नहीं, 106 ये सिर्फ महिलाओं के लिए है ये। और जो 4242 है यहां पर भी महिलाओं का 20% कोटा होगा, इसमें महिला नहीं होती। तो अगर 20% कोटा यहां है तो आप ये मान लीजिए ना कि इसमें कितनी वैकेंसी आपकी हो जाती है, ये करीब 1/5 इसका, तो 800 के आसपास महिलाओं की यहां वैकेंसीज हैं। और अगर आगे बात करूं, इसमें ये केवल महिला बटालियन है, तो इस बार महिलाओं की और बार से ज्यादा वैकेंसीज हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ महिला भर पाएंगी। और ये महिला बटालियन में ही अगर आपको जाना है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ये नागरिक पुलिस है भाई, ये नागरिक पुलिस ही है जो आपकी थानों वाली है, लेकिन महिला बटालियन बना दी गई है अलग से। हालांकि पीसी प्लाटून कमांडर भी है इसमें, तो नागरिक पुलिस लिखा हुआ है वैसे तो साफ साफ, तो नागरिक पुलिस थानों वाली पुलिस को ही कहते हैं, तो ये महिलाओं की अलग है। तो इसको पुरुष मेरे ख्याल से इसको तो भर ही नहीं सकते, ये लिख दिया केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो महिलाओं के लिए ज्यादा खुशी की बात है। आगे बात करते हैं पदों का वरीयता क्रम। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको यह वरीयता क्रम दिया जाएगा और यह भरना है। जैसे पुरुषों के लिए इन 3 में से भरना है, केवल पुरुषों के लिए 3 भरने हैं, ए, बी और सी। तो अब आप देखिए, ये तो है थाने वाली पुलिस, तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये पुलिस होगी जो इधर उधर घूमती रहती है, पीएसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस, सशस्त्र पुलिस आप उसको कहते हो, और एक प्लाटून कमांडर सशस्त्र पुलिस जो वीआईपी की सुरक्षा में रहती है शस्त्रों के साथ, ये वो पुलिस है ना। तो ये और इनका एक ही कॉलम है। और दूसरा प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल, जो मैंने आपको बताया कि ये मेट्रो वगैरह में या कुछ इस तरह की सुरक्षा में लगाए जाते हैं, विशेष सुरक्षा बल, ठीक है। तो अब आपकी एकदम क्लैरिटी आ गई, सर हमें सबसे पहले थाने की पुलिस चाहिए, तो ए पे सबसे पहले ए भरोगे। अपने फॉर्म में आया हुआ है कि तीनों में से कौन सी पहले भरोगे, ए भरेंगे जी। फिर आप कहोगे सर पीएससी से अच्छी तो हम मेट्रो वाली पुलिस में चले जाएंगे, तो फिर आप सी भरोगे, और फिर आप पीएससी में। पीएससी को बच्चे अमूमन लोग लास्ट में रखते हैं, ठीक है, पीएससी को अमूमन लास्ट में रखा जाता है। अब मैं महिला, अपनी चॉइस आपकी हो सकती है, आपका अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके रिश्तेदार कुछ और बताएं तो आप उस हिसाब से चेंज कर लेना, और मैं आपको बता रहा हूं मुझे लगता है कि ये सबको भरनी चाहिए। दूसरा, महिला अभ्यर्थियों के लिए हेतु वरीयता का क्रम क्या होना चाहिए, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस महिला, जो केवल महिला बटालियन में ही जाना चाहती हैं, अपने आप को थोड़ा और सेफ फील कराना चाहती हैं, वो बी भर दें, वरना तो थाने वाली पुलिस आपको यही मिलेगी। महिला बटालियन स्पेशली पीएससी में बनाई गई है मेरे ख्याल से, हालांकि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस इसको लिखा गया है, तो ये किस तरह से ट्रीट होंगे हमें भी नहीं पता, नई तरीके से बनी है। तो भाई आप पहले इसको प्रीफर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आप एसआई में आ रही हैं इसकी वजह से, तो क्योंकि आप इसे जानती हैं, तो इसको ही पहले भरें, दूसरे नंबर पर फिर इसको भर दें। मुझे नहीं पता, हो सकता है ये इससे भी अच्छी साबित हो, पर इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी किसी के पास, ठीक है, पहली बार ऐसा भर्ती हो रही है। तो ए और बी, तो महिला इसको भरें, ये वही है जो पुरुषों की है, जो मैं आपको 800 पद बता रहा था वो इसमें है, और इसमें 100 कुछ पद अभी आपको दिखाए थे, ठीक है, क्लियर महिलाओं को भी। आगे अगर बात कर लेते हैं कि भाई विज्ञप्ति में, अब देखो
कोई कहे कि सर इनको भरना अनिवार्य है, क्या इनको बाद में बदला जा सकता है? अगर हमने वरीयता क्रम कुछ भर दिया, क्या ये कभी बदला जा सकता है? तो इसने स्पष्ट कर दिया है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में पद हेतु वरीयता देना अनिवार्य है, यानी वरीयता भरनी ही पड़ेगी। दूसरा, एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं है। अंतिम सिलेक्शन सिर्फ इसी वरीयता के आधार पर होगा, अर्थात बाद में आप इसे चेंज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के भरना। मैंने आपको अपनी तरफ से प्रेफरेंस बता दी है, बाकी आप अपना डिस्कस करके इसको भर सकते हो। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपको अपने उस विकल्पों में से एक वरीयता डालनी ही होगी, इनका चयन करना ही होगा कि आपको कौन सी जॉब चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, एक और जो मैंने आपको बोला कि जो अंतिम सूची तैयार होगी वही अंतिम होगी। उसके बाद कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ फाइनली मेडिकल में निकल जाते हैं। फिर भी ये कहता है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, स्पष्ट रूप से, कि आप इसके लिए फिर ट्विटर अभियान चलाओ, इसके लिए हमसे कितनी बार भी कहो, हम नहीं मानने वाले हैं। अर्थात वेटिंग लिस्ट तैयार ही नहीं होगी, स्पष्ट कर दिया इसने। नेक्स्ट आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क क्या मांगा गया, फीस क्या है फॉर्म की? अच्छी खासी फीस है। जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले सभी अभ्यर्थी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, 500 रुपए ही देने होंगे। और अगर एससी एसटी के महिला पुरुष कोई भी हो, 400 ही देने होंगे, यानी 100 रुपए की ही छूट है। चलो, फॉर्म की फीस पता लग गई, अच्छी खासी फीस है भाई, इसको कम तो नहीं कहा जा सकता। शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक अर्हता आप सबको पता है, यूपीएसआई का फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और इसमें एक और बात जान लें आप कि अपीयरिंग वाले नहीं पात्र होंगे। किसी की ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रही है, चाहे उसका रिजल्ट, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 11 सितंबर। इसके बाद अगर किसी का रिजल्ट आता है तो वो चलेगा ही नहीं, और रिजल्ट जब आ जाए उसके बाद ही आप फॉर्म भरें, यानी आपके हाथ में रिजल्ट होना अनिवार्य है अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो। क्लियर, अपीयरिंग वाले पात्र नहीं है, स्पष्ट रूप से लिख दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधिमानी अर्हता, इसका क्या कुछ रोल होता है कि कोई कंप्यूटर में ओ स्तर का आपके पास प्रमाण पत्र हो, या प्रादेशिक सेना से 2 वर्ष की अवधि प्राप्त सेवा की गई हो, एनसीसी का आपका बी सर्टिफिकेट हो, क्या ये कुछ इसका कुछ अर्थ है? तो मैं कहूंगा कोई अर्थ नहीं है। अधिमानी अर्हता ये है कि अगर सोचिए 4543 वैकेंसीज हैं सारी मिला के, अब 4542 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, एक बच्चे की जद्दोजहद चल रही है, किसको लें? क्योंकि 2 बच्चों के बराबर अंक हैं। बिल्कुल देखो, पहली बात तो इस लास्ट बच्चे की ये होती है दिक्कत, और लास्ट में इसको कौन से को ले? अगर 2 के बिल्कुल एग्जैक्ट अंक में आ जाएं तो फिर ये अधिमानी अर्हता देखी जाएगी कि अगर उनमें से कोई से बच्चे के पास इनमें से कोई सी चीज होगी तो उसको ले लिया जाएगा, और इनमें से भी कोई सी चीज नहीं होगी दोनों के पास ही, तो किसको लेंगे फिर? उन दोनों में से, वैकेंसी तो पूरी करनी है तो उन दोनों में से उसको लिया जाएगा जिसकी एज ज्यादा है। एज का ऑप्शन तब देखा जाएगा जब ये देख लिया गया हो। समझ में आ गई बात? क्लियर। आगे बात कर लेते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज इसको जरूर देख लेना, और मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं बच्चे बहुत परेशान होंगे सिर्फ इसी बात से, और इसको जो गौर से नहीं सुनेगा उसके लिए बहुत समस्या होने वाली है मेरे बच्चों। आप देखो कि एससी एसटी सर्टिफिकेट पे क्या कंडीशन है। ये एससी के सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं मैं पहले, एससी। तो एससी का सर्टिफिकेट किस तिथि से किस तिथि तक जारी होना चाहिए? फॉर्म की लास्ट डेट है 11 सितंबर, और किस तिथि से जारी होना चाहिए? अर्थात 11 सितंबर 2025 से पहले बना हुआ होना चाहिए। पुराना कितना भी हो, एससी एसटी सर्टिफिकेट चल जाएगा। जो आपने पिछली यूपीएसआई की भर्ती में दिखाया हो या ना दिखाया हो वो दौड़ेगा।
ऐसे ही एसटी में भी ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। 11 सितंबर 2025 से पहले कभी का भी बना हुआ हो वो पूरी तरह से मान्य होगा, एसटी का सर्टिफिकेट भी। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसने एक फॉर्मेट दे दिया कि 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप एक फॉर्मेट है, उसके अनुसार होने चाहिए, अर्थात 2014 के बाद का कभी भी चल जाएगा। इसका मतलब तो यही हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेता हूं कि देखो अलग अलग कंडीशन है अलग अलग कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। ये ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट और सबसे ज्यादा बच्चे ओबीसी के ही होते हैं। तो ओबीसी वालों सुन लो एक बात, किस तिथि से किस तिथि तक जारी, ये आपकी तिथि भर दी गई है। 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 11 सितंबर 2025 जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसके पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। अर्थात ओबीसी सर्टिफिकेट मात्र और मात्र इन 5-6 महीने के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। और मैं गारंटी से श्योर हूं आधे से ज्यादा बच्चों के पास नहीं होगा। तो आप फॉर्म सिर्फ तभी भर पाओगे जब ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल, फिर से मेरी बात सुनो, 1 अप्रैल 2025 के बाद का, अर्थात इसी फाइनेंशियल ईयर का ओबीसी मांगा है। और भाई बिल्कुल भी मान्य वो आपको नहीं करेंगे अगर आपका ओबीसी इसके बीच का नहीं है तो, ठीक है। इस बात को प्लीज उन बच्चों तक पहुंचा दें जो लास्ट में सिर्फ फॉर्म की वजह से बाहर हो जाएंगे कि जनरल वाले अंक नहीं है या जनरल वाली एज नहीं है, और अब आपके मार्क्स चाहे कितने भी हों लेकिन ओबीसी आपका इस डेट के बीच का बना हुआ नहीं है, तो बिल्कुल आपको बाहर किया जाएगा। मेरे भाई इस बात पे विशेष गौर करना। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की भी यही कंडीशन है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 11 सितंबर 2025 के पहले का बना हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की तो यही कंडीशन होती है, लेकिन ओबीसी में अचरज करने वाली बात है, आश्चर्य करने वाली बात है कि ऐसी कंडीशन दी है। और राज्य कर्मचारी उनका भी 11 सितंबर 2025 से पहला, स्वतंत्रता सेनानी वाला 11 सितंबर 2025 से पहला, मूल निवास सबको चाहिए। अगर कोई कहे कि जनरल वालों को क्या चाहिए, तो जनरल वाले हों या किसी भी जाति के बच्चे हों उनको सिर्फ मूल निवास चाहिए। अदर स्टेट वाले को कुछ भी नहीं चाहिए, ना जाति ना मूल निवास, वो सिर्फ जनरल में चल जाएगा। लेकिन जनरल वालों से मूल निवास भी कई बार नहीं मांगा जाता। फिर भी मैं कहूंगा कि 11 सितंबर 2025 से पहला बना हुआ हो, कितना भी पुराना बना हुआ हो, चल जाएगा। मूल निवास कभी का भी बना हुआ हो, लेकिन 11 सितंबर 2025 से पहला होना चाहिए। मैंने प्रमाण पत्रों पर विशेष गौर किया, यही सिर्फ खास बातें हैं। प्रमाण पत्रों की वजह से बच्चे बाहर होते हैं, इनको गौर से सुन लीजिएगा। आज ये आपका थोड़ी देर का काम है, लेकिन आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। आपकी तैयारी में कभी आपका मन नहीं लगेगा अगर ये बाद में बात पता चली आपको तो वीडियो देखने का फायदा सबसे बड़ा यही है आज आपका, ठीक है भाई। अब एज की बात कर लेता हूं। 1/7/2025 को एज कैलकुलेट है। मैंने बोला कि 2025 में कभी भी भर्ती आएगी यूपी की तो 1 जुलाई 2025 को ही एज काउंट हो गई है 1 जुलाई 2025 को ही। 21 वर्ष की आयु और 28 वर्ष, ये तो सर वही आयु दे दी, इसमें छूट कहां है? तो भाई तसल्ली पकड़ो, छूट भी आ रही है। देखो सामान्य श्रेणी को अधिकतम आयु में छूट प्रदान की गई है, शासन आदेश जो निकला था उसके अनुसार 3 वर्ष की, अर्थात 28 + 3 हो गई है आपकी। ये जनरल वालों के लिए है, 2/7/1994 से 1/7/2004 के बीच तक। तो यानी जो बच्चा अब 2/7/1994 से 1/7/2004 के बीच का है वो इस फॉर्म को भर सकता है। अब अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। और ऐसे ही प्लाटून कमांडर में तो वहां भी सेम ही है, एज का तो कोई अलग क्राइटेरिया है नहीं। एससी में अब ये 28, 3, 31 + 5 और हैं, तो अर्थात ये 36 वर्ष। ओबीसी में 36 वर्ष, ओबीसी में भी, एससी में भी, एसटी में भी, सब में 36 वर्ष चलेगा ये, ठीक है। आपके ओबीसी की तो 3 साल होती है, नहीं 3 नहीं है 5 ही है यहाँ, ठीक है, यूपी के अंदर। अब 1900 कोई भी ओबीसी का बच्चा 2/7/1989 का अगर पैदा है, 2/7/1989 से पहला कोई नहीं भर पाएगा। कोई कहे कि सर मैं जून 1989 में हूं, नहीं भरोगे, लेकिन 1989, 90, 91, 92 सब भर देंगे फॉर्म।
जो किसी भी डेट को पैदा हुए हों, ठीक है। और लेकिन जो लोअर एज है 21 वर्ष, उसमें कोई छूट नहीं है, वो तो रहेगी। ये रहा भाई ओबीसी, अगर आपको ओबीसी पे शक था तो 28/5 33 + 3 36 साल तक का बच्चा फॉर्म भर लेगा, ठीक है, क्लियर। 36 साल का बच्चा कहना भी बेकार है। फिर दूसरा वो आदमी है भाई, अब ये देखो 28 + 5 + 3, ये उत्तर प्रदेश राज्य का कर्मचारी अगर कोई है तो, क्लर्क व्लर्क कहीं भी जॉब कर रहा हो और यूपीएसआई में जॉब करना चाहता है तो वो भी 36 साल तक फॉर्म भर पाएगा। अब बात कर लेते हैं, सर इस बार नियमावली चेंज होने की बात थी, क्या कुछ चेंज हुआ है? हाँ चेंज हुआ है ना। आईपीसी सीआरपीसी आती थी मूल विधि में, इस बार बीएनएस और बीएनएसएस कर दिया है। इतना चेंज है बस एग्जाम में, बाकी सारा सिलेबस ऐसा ही है। अब आप देखो सेक्शन 1 हिंदी 40 प्रश्नों की संख्या 100 अंक, बिल्कुल सेम है। मूल विधि 40 प्रश्नों की संख्या 100 अंक। और देखो संख्यात्मक योग्यता मानसिक योग्यता परीक्षा 40 100 अंक। मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि तार्किक परीक्षा 40 100 अंक। क्लियर है? बिल्कुल सर वही पेपर का पैटर्न है। मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान मिला के 40, बिल्कुल बिल्कुल वही पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं है अलग से। अब आप कहो सर सिलेबस तो खोल दो एक बार, तो सिलेबस देखो सामान्य हिंदी का एक भी टॉपिक अलग नहीं है, वही है जो पिछली बार होता था। आपके मूल विधि संविधान में तो ये आ गया बीएनएस बीएनएसएस जो आईपीसी और सीआरपीसी होती थी। बाकी जो नियम है जो एक्ट है वो सारे ऐसे के ऐसे ही मौजूद हैं आज भी। एक आध बढ़ा दिया घटा दिया हो तो वो टीचर बताएगा सब्जेक्ट का। संविधान ये रहा, तो इन दोनों से कितना आता है आपको मालूम है कि 8 नंबर का ये ऊपर वाला पार्ट और 16 नंबर का पॉलिटी, और बाकी जो जीएस बच गई वो 16 की। तो ऐसे इतने क्वेश्चन आते हैं, ये पूरे जीएस में से ऐसे आएगा 8 मूल विधि 16 पॉलिटी और 16 ही जीएस के क्वेश्चन। ये जीएस वाला पार्ट है, ये क्या क्या आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप संख्यात्मक योग्यता और परीक्षण मानसिक योग्यता परीक्षण देखोगे तो बहुत सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं कई बार कि मैथ में रीजनिंग क्यों आई। और ऐसा भी हुआ पिछली बार 25 मैथ के और 15 रीजनिंग के 40 क्वेश्चनों में, और रीजनिंग अपनी रीजनिंग थी ही अलग से। तो आप वही देखो क्यों होता है ऐसा। संख्यात्मक है और मानसिक योग्यता परीक्षण है, तो क्या है ये मैथ्स, नीचे तो मानसिक अभिरुचि वगैरह है, तो ये तो मैथ्स ही है। और ये मैथ्स है तो मैथ्स में क्या क्या दिया है, इतने टॉपिक मैथ्स के हैं, प्योर मैथ के, अर्थमेटिक के, और इतने जो टॉपिक हैं ये किसके हैं, ये आपके रीजनिंग के हैं। फिर उसकी जगह ये तो ऐसा कांस्टेबल में होता है कि मैथ के अंदर रीजनिंग का सिलेबस होता है, तो बिल्कुल वही नाम कर दिया है इन्होंने। तो कांस्टेबल की तरह जैसे मैथ थोड़े का हो गया ना 20 का ही, सोचो दोनों का देता है 37 और 38 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन रीजनिंग में रीजनिंग 55 की हो जाती है और मैथ 20 का ही रह जाता है। तो रुचि के टॉपिक्स भी हैं, तो फिर ये स्पेशली रीजनिंग है और कुछ अभिरुचि के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है रीजनिंग 40 ये तो प्योर रीजनिंग के मिलेंगे, कुछ अभिरुचि शामिल होगी, और 20 यहां भी हो सकते हैं अब रीजनिंग के, तो रीजनिंग 60 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्लैरिटी है, देखेंगे तो बाकी और क्लैरिटी से कल एक बार बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, और सिलेबस टीचर बता देंगे। हाँ नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग और ये सब मैं वो भी बता रहा हूं। 50% ओवरऑल लाना होगा और 35% सब्जेक्ट सेक्शन वाइज, यानी एक सेक्शन में हर सेक्शन में आपको पास होना है। इसमें से 40 का 35% में लगाऊं तो 14 क्वेश्चन हर सेक्शन में आपको राइट करने पड़ेंगे। अगर किसी सेक्शन में आपके 13 क्वेश्चन राइट रहे, चाहे बाकियों में पूरे 40 120 और 13 133 क्वेश्चन आपके राइट हैं, और सिलेक्शन हो गया 120 वाले का भी, पर आपका नहीं होगा क्योंकि आपने एक पार्ट में 13 ही किए और न्यूनतम क्राइटेरिया 14 करने का, तो इसलिए आप फेल हो जाओगे। तो भाई 14 क्वेश्चन हर सेक्शन में होने अनिवार्य हैं, और जो फाइनल मेरिट लगेगी वो कहता है कि चाहे वो कितने पे भी लगे पर 200 से कम वाले पे नहीं जाएंगे हम। फाइनल पेपर टफ आ गया, मान लो बहुत टफ आ गया, वो कह रहे हैं 200 400 में से 200 करने अनिवार्य हैं, 50% लाना जरूरी होगा। 200 से नीचे मेरिट नहीं लगाएंगे चाहे वैकेंसी पूरी हो या ना हो,
समझ में आई इस बात का 50% का क्या मतलब है और 35% का क्या मतलब है? ये रहा क्राइटेरिया। ये पिछली बार भी था, इस बार भी है, कुछ नया नहीं है, तो इसलिए घबराना मत। शारीरिक परीक्षण की बात कर ले। मैं अब आप कहोगे सर क्या नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये खुशी की बात है, नेगेटिव नहीं है, स्पष्ट रूप से लिखा है, मैंने यहां नहीं लिखा, वो अलग बात है। और ये पेपर होता है 2 घंटे का, ठीक है। चलो अब शारीरिक मानक परीक्षण की बात कर लेते हैं कि ऊंचाई कितनी है भाई। 168 सेंटीमीटर हाइट जो रहती है लड़कों की। अगर एसटी का, अनुसूचित जनजाति, एसटी के लड़के, एससी की छूट नहीं है, एसटी का लड़का है तो 160 भी चलेगी। लड़कियों की हाइट, लड़कों की अभी चेस्ट बता देता हूं, 79 से 84। लेकिन अगर एसटी को छूट है 77 से 82 भी चल जाती है। 5 का फुलाव जरूरी है दोनों के लिए, ठीक है। अब मैं महिलाओं के लिए बात करता हूं तो यहां चेस्ट नहीं नपती है, इनका वेट होता है। तो कुल मिलाकर के ऊंचाई महिलाओं की है 152 सेंटीमीटर। लेकिन अगर, हाँ, ये किस किस की, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, ईडब्ल्यूएस, सबके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है लड़कियों की। लेकिन अगर एसटी की लड़की है तो 147 सेंटीमीटर हाइट भी चलेगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लड़की के लिए छूट है। लड़कियों का, महिलाओं का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम चाहिए ही, लेकिन जो हाईएस्ट वजन है उसका कोई शर्त नहीं है, ठीक है, कि कितना मैक्सिमम होना चाहिए उसकी शर्त नहीं है, 40 से कम नहीं लेंगे, ये बोला है। नेक्स्ट, शारीरिक दक्षता क्या है? फिजिकल में सिर्फ एक चीज है, वो है रनिंग। लड़कों हो, लड़के हो या लड़कियां हो, फिजिकल में एक चीज है, बाकी मापतोल है, वो मैंने बता दी। तो मापतोल में हाइट, चेस्ट लड़के और लड़कियों की सिर्फ हाइट और वजन 40 कम से कम। और जो रनिंग है फिजिकल के दौरान वो क्या है? 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा लड़कों को 28 मिनट के अंदर, और लड़कियों को 2.4, जस्ट हाफ। लेकिन समय कितना मिलेगा? लड़कियों को 16 मिनट। और कोई लॉन्ग जंप, हाई जंप और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ना ये मार्क्स हैं, कोई 28 की जगह 20 मिनट में मार दे, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पास होना है, ठीक है। दौड़ में सिर्फ पास है। अब फिजिकल आपने सुन लिया, एग्जाम सिर्फ एक होगा, वो भी सुन लिया। अब उसके बाद कुछ और नहीं है, यही सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। मेरिट में आना होगा और उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फॉर्म अगर भरते हो तो हस्ताक्षर का ध्यान रखना। लास्ट में फॉर्म की बात बता रहा हूं फिर से जाते जाते कि भैया काले स्याही से साइन होंगे, ब्लू पेन से साइन मत करना, सफेद कागज पे करना, लाइन वाला कागज ना हो। दूसरा, 20 mm के आकार के वो बॉक्स, वहां कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाता है जब स्कैन करते हो, वो साइन पता लग जाएगा, बॉक्स में ही आएगा साइन। हस्ताक्षर रनिंग लेटर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चे हिंदी में साइन कर देते हैं, नहीं करने, इंग्लिश में साइन चाहिए, इंग्लिश में साइन, और इंग्लिश में भी कैपिटल लेटर नहीं चाहिए। रनिंग लेटर बोलते हैं स्मॉल लेटर्स को। पहला लेटर आप बड़े से बना सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अंकित। अगर मैं अंकित ऐसे लिखूंगा तो ये गलत तरीका होगा, ये साइन नहीं चलेंगे। हां, मैं अपने साइन और कैसे भी बनाता हूं, ए कैपिटल है पहला लेटर, उसके बाद में स्मॉल में लिखूंगा, ये राइट साइन है, ये रॉन्ग साइन है। और हिंदी के अंकित में ऐसे लिख दूं तो ये साइन चलेंगे भी नहीं, ये भी नहीं चलेंगे। समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है भाई, इससे बेहतर तरीके से तो मैं नहीं बता सकता। और बाकी जेपीजी में हो जाता है, पीडीएफ में नहीं होते साइन, वो सब ठीक है। और ये साइज वाइज वो वहां अपने आप ले लेगा सिस्टम, ठीक है। इसकी बहुत क्लैरिटी की आवश्यकता मुझे नहीं है। फोटोग्राफ रियल टाइम भी चलेगा, यानी फोटोग्राफ ऐसा है, वेबकैम से या फोन से भर रहे हो तो फोन से ऐसे सामने होकर के लेना होगा, रियल टाइम फोटोग्राफ वो नहीं चलेगा खिंचवाया हुआ, 6 महीने पुराना मांगा आपने, 2 साल पुराना लगा देते हो। रियल टाइम, ताकि जब एग्जाम हो तो वहां बहुत ज्यादा फेस में परिवर्तन ना आ जाए आपका, इसलिए स्पष्ट रूप से। और भाई जब फोटो खिंचवाते हो ना रियल टाइम, तो ये चश्मा मत लगाना, इस तरह का त्योर का भी मत लगाना यार, कोई भी चश्मा मत लगाना, ठीक है। और आप मतलब तिरछे वेंडे होकर मत खिंचवाना, कोई वर्दी धारण ना कर रखी हो, ऐसे सारे पॉइंट्स ये लिखवा रखे हैं, ठीक है। वो आपको क्लियर कर रखा है कि फोटो किस तरह का चलेगा। चेहरा साफ होना चाहिए, मास्क वास्क ना लगा हो, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण इस तरह से ना ढका हुआ हो, चेहरा एकदम साफ सुथरा है, ब्लर फोटो नहीं चलेगा। इस वजह से भी फॉर्म कैंसिल सबसे ज्यादा किस वजह से होते हैं? हस्ताक्षर गलत,
और फोटो गलत, इसलिए इन दोनों बातों को क्लियर कर रहा हूं, इनको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मुझे लगता है नोटिफिकेशन में जितनी भी लिखी बातें थी मैं सारे जवाब दे चुका हूं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो के बाद में कमेंट कर देना। एग्जाम ऑफलाइन होगा, एग्जाम क्लियर है भाई, एग्जाम ये क्लियर कर दिया है, एग्जाम ऑफलाइन मोड, एग्जाम ऑफलाइन मोड ये क्लियर कर रखा है नोटिफिकेशन में, मैंने वो लिया नहीं है वो पॉइंट। एग्जाम ऑफलाइन मोड होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, सब कुछ क्लियर है। अगर है अदर स्टेट वाले भर सकते हैं जी, अदर स्टेट वालों को कोई रोक टोक नहीं है। अदर स्टेट वाले कितनी वैकेंसी है कोई फिक्स नहीं है, जनरल में आएंगे, बस जनरल की जितनी वैकेंसी है वो अदर स्टेट वाला उस पर ओपन फाइट कर सकता है। क्लियर, चलो ओके, नमस्ते, धन्यवाद। मेडिकल लास्ट में होता है।